हाय, हाउ आर यू ऑल? तो बच्चों आज के लेक्चर में हम पावर के बारे में जानेंगे एसी सर्किट में। जैसे डीसी में क्या होता है? डीसी में हम जानते हैं बच्चे कि ये मेरा आर है, ठीक है? ये मैंने ऐसे लगाया, बढ़िया। ये मान लो ई वोल्ट की बैटरी है, इससे कनेक्ट किया और इसके अक्रॉस पावर डिसिपेट निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? P विल बी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। सिंपल। करंट कितना पास हो रहा है और आर, ये पावर डिसिपेट है। अब एसी सर्किट में तो करंट यहाँ वोल्टेज लीड करता है, सब कुछ अलग अलग है फंक्शन। तो यहाँ हम उस चीज को कैसे देखेंगे? यहाँ मुझे पावर डिसिपिएट निकालना है, वो कितना होगा? तो वो सब बातें हम जानेंगे। रजिस्टर के अक्रॉस कितना होगा, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा, आरसी में अगर लगा दिया तो क्या होगा, आरएलसी सर्किट ले लें तो क्या होगा। तो हम बात करेंगे, शुरू करते हैं। पावर इन बच्चे एसी सर्किट। और यही हम किसकी बात करेंगे? एक टर्म आएगी जिसको हम बोलेंगे पावर फैक्टर। मैथमेटिकल टर्म है पावर फैक्टर, ठीक है? अब मैं मान लेता हूं लेट कि मैं नॉर्मल जनरल फंक्शन ले रहा हूं कि v मेरा कितना है, वी एम साइन ओमेगा टी। और मेरा करंट क्या है? I विल बी इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। जनरल फंक्शन ले रहा हूं मैं किसी टी टाइम पे। ये जो भी है, मतलब मैंने ये सोर्स वोल्टेज लगा रखी है, ये करंट का फेज, ये प्लस माइनस में अभी मैं जनरल निकाल रहा हूं अभी। तो मैं पहले बात करता हूं बच्चे, पहले इंस्टेंटेनियस पावर। किसकी बात करते हैं? इंस्टेंटेनियस पावर। तो इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए हम एक आइडेंटिटी का यूज करूंगा। 2 साइन ए साइन बी विल बी इक्वल्स टू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा मैं। यानी कि P इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू सिंपल I और V का प्रोडक्ट। यानी कि V I कितना हो गया बच्चे? आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू वी एम साइन ओमेगा टी। थोड़ा इसको ऐसे चेंज कर लो, आई एम वी एम डिवाइड बाई टू, टू की मल्टीप्लाई टू की डिवाइड कर लो और ये आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी। और ये तो प्रोडक्ट में ऐसा कैसा ही लिख दिया। अब टू साइन ए साइन बी, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, कुछ भी मान लो, फॉर्मूला लगाओ। आई एम वी एम बाई टू कोस ए माइनस बी, यानी कि कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव। फिर आगे माइनस कॉस ए प्लस बी बोले तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां से मेरा निकल के आया आई वी एम डिवाइड बाई टू कॉस माइनस फाइव, यानी कि माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गया इंस्टेंटेनियस पावर। तो यहां से आपको सिर्फ ये किस लिए, आपको ये इतनी बातें जो मैंने जो थोड़ा बहुत चीजें की हैं इंस्टेंटेनियस पावर, अगर आपसे इंस्टेंटेनियस पावर सवाल में आए तो आपको सीधा फेस के साथ करंट की मल्टीप्लाई कर देनी है और आंसर आपको लिख देना है। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात, ठीक है? उसके लिए आपको सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए, आई और वी के बीच में रिलेशन निकालना आना चाहिए, वो आपको आता ही है। अब बात क्या है? बात ये है कि ये वाला चीज देखो यार, ये क्या आ रहा है बच्चे? टू ओमेगा। यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं पावर के फंक्शन में टू ओमेगा आने का मतलब, और करंट में और वोल्टेज में ओमेगा है, तो इसका मतलब यहां नॉट पॉइंट क्या आ गया? जो कि बेसिक सा सवाल आता है, नॉट पॉइंट क्या आ गया? कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पी इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, ठीक है? और यही सवाल आता है कई बार कि बताओ एसी के अंदर जो पावर की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है एज कंपैरिजन टू करंट सोर्स के।
ठीक है जी, सोर्स करंट जो है या फिर वोल्टेज है, तो आपको क्या आंसर करना है, ट्वाइस, और टिक करना है और आगे निकल जाना है, सिंपल। बाकी आपको देख लिया आपने डेरिवेशन करके, ये इतना ही काम का था, इससे ज्यादा और ये किसी काम का नहीं है, कोई काम की बात नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम। अब इंस्टेंटेनियस पावर, तो मुझे तो कोई वैल्यू निकालनी है। अब एसी में एक ही चीज है भैया, ये फंक्शन अगर तुम्हारा ऑक्सीलेट कर रहा है तो मैं एवरेज ही निकाल सकता हूँ, क्योंकि एवरेज से ही मैंने अब तक काम चलाया है। करंट की वैल्यू भी आरएमएस निकाली थी मैंने, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा एवरेज पावर। चलो जी लिखते हैं। तो मैं क्या डिफाइन करूंगा, ब्लैक पेन ले लेते हैं बच्चे। एवरेज पावर, और बहुत आसान है, आप धीरे धीरे एक एक पॉइंट जब आप समझोगे तो आपको सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएंगी। मुझे पता है कि भैया मेरे मास्टर ने ये लिखा है इंस्टेंटेनियस क्या, वी एम साइन ओमेगा टी, और जनरल फंक्शन आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूं, उसको थोड़ा ओपन कर लेता हूं। तो P इंस्टेंटेनियस मेरा क्या आ गया, क्योंकि एवरेज निकालना मैंने सीखा ही है, यानी कि वी एम साइन ओमेगा टी इंटू आई एम, यहां साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये आ गया। साइन ओमेगा टी की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी इंस्टेंटेनियस कितना आ गया, आई एम वी एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये क्या आ गया तुम्हारा, साइन फाइव। अब मुझे इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की, तो पी एवरेज क्या बनेगा, आई एम वी एम, एवरेज किसका, इसका ही तो लोगे, एवरेज साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस एवरेज किसका लोगे, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और इसका एवरेज निकालना तो हमने पहले ही सबसे पहले लेक्चर में ही सीखा था, ये क्या बनेगा, साइन टू ओमेगा टी, इसको लिख सकते हैं 1/2 साइन टू ओमेगा टी। और साइन का जो फंक्शन होता है उसकी एवरेज वैल्यू क्या आती है, 0, और इसकी एवरेज वैल्यू कितनी आती है, याद हो तो आपको 1/2, यानी कि पी एवरेज जो निकल के आया, आई एम वी एम डिवाइड बाई 2 इन टू बच्चे कॉस फाइव। ठीक है जी। अब ये मेरा फाइनल रिजल्ट आया निकल के, एवरेज पावर। अब आप यहां देख रहे होंगे ये टर्म क्या है, कि सर ये निकल के क्या आ गया, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करो। इसको बोलते हैं जी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर यानी कि इसकी वैल्यू ये बताए, सीधी सी बात है, कॉस फाई है तो इसकी वैल्यू ये बताएगी कि कितना पावर लॉस हो रहा है, ये तो तुम निकाल ही लोगे, इसकी वैल्यू पावर फैक्टर की। तो पावर फैक्टर हम निकालेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि भैया फेज, यानी कि फेज से पता चलेगा कितना पावर लॉस हो रहा है और कितना नहीं हो रहा है। ठीक है जी। तो इस कॉस फाई को बोलते हैं यहाँ पे पावर फैक्टर। और फाई क्या होता है, फेज। फाई क्या होता है, फेज बिटवीन आई एंड वी। सिंपल, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक बात जो पढ़ते आ रहे हैं। अब क्या है देखो, अब आपको समझ में आएगा हमने आरएमएस वैल्यू क्यों डिफाइन करी है, आसानी के लिए। पी एवरेज जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आज आपके वो बात समझ में आएगी। इसको मैं लिख सकता हूँ आई एम बाई रूट टू, इसको लिख सकता हूँ वी एम बाई रूट टू। भाई मल्टीप्लाई करोगे तो आई एम वी एम बाई टू ही बनेगा ना, इंटू कॉस फाइव। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। क्या कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं कॉस फाई से भी चीजें करूंगा, कॉस फाई से भी आगे करूंगा, तो कॉस फाई को भी हम लिखेंगे और आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला फाइनल निकल के आ जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है जी। तो हम एक एक सर्किट के लिए पावर डिसिपेशन की बात करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है जी। अब एक एक सर्किट के बारे में बात करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक एक सर्किट लेते हैं और देखते हैं किस सर्किट में कितना लॉस हो रहा है, जो जो सर्किट हमने पढ़े हैं। तो सबसे पहला सर्किट है हमारे पास,
रजिस्टिव सर्किट। ठीक है जी। अब रजिस्टिव सर्किट में क्या है आपका, खाली रेजिस्टेंस मतलब ठीक है जी। ये आपने लगा रखा है Vm sin ओमेगा टी, ये आर है, आपको पता ही है। अब आप फेजर याद करो, फेजर में क्या पता था आपको कि वी आर और आई सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो फाई कितना है यहाँ पे 0, यानी कि यहाँ पे पी एवरेज कितना आया, आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस 0 डिग्री, वी आर एम एस वी आर एम एस, यानी कि वी आर एम एस को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई आर एम एस इंटू आई आर एम वी इज इक्वल टू आई आर, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई इंटू जेड, और जेड क्या है यहाँ पे, आर के बराबर ही है, आई आर एम एस इंटू आर। तो अगर आप फाइनल रिजल्ट देखें तो पी क्या आ गया, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, पी एवरेज। ठीक है जी। तो आई स्क्वायर आर क्या होता था, मैंने आपको बताया था आई स्क्वायर आर क्या होता था डीसी में, यहाँ भी क्या आ गया आई स्क्वायर आर, लेकिन यहाँ आई क्या है तुम्हारा, बस आई आर एम एस है, एसी वाला, क्योंकि एसी में करंट हम आई आर एम एस में लेते हैं, तो याद करना आसान हो गया। तो ये एडवांटेज है आरएमएस को डिफाइन करने की। अभी देखते रहो आप, सेकंड वाले पे चलते हैं। सेकंड वाला है प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली इंडक्टिव, और यही बात कर लेते हैं हम प्योरली कैपेसिटिव, यानी कि एक बार सर्किट बना लो जी, वही जो आपने, मुझे तो फाई से मतलब है, मुझे तो किससे मतलब है, अब आपको अगर फेज याद हो तो जी बनाओ। वीएल कहाँ होता था, ऊपर, वीसी कहाँ होता था, नीचे, यही याद करने के लिए बोला था आपको। तो यानी कि आई तो मेरा यहीं रहेगा, नीचे क्या आता था वीसी, तो यहाँ करंट लीड करता था, ये वीएल यहाँ आता था, यहाँ वोल्टेज लीड करता था, और ये क्या होता था फाई, फेज कितना होता था इनके बीच में, यहाँ पाई बाई टू, यहाँ फेज कितना है इनके बीच के बच्चे, पाई बाई टू। जरा लिखो, पी एवरेज विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई, यानी कि पाई बाई टू। पी एवरेज वैल्यू विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस पाई बाई टू, की वैल्यू कितनी होती है 0, क्या होती है 0, यानी कि पी एवरेज क्या होता है 0। आप अगर यहाँ देख रहे हो कि यहाँ कोई पावर डिसिपिएट नहीं है, नो पावर डिसिपिएट, नो पावर डिसिपिएट अक्रॉस एल एन सी, यानी कि एल और सी के अक्रॉस कोई पावर डिसिपिएट होता ही नहीं है। जबकि आप देख रहे हो इवन करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट, अब करंट फ्लो हो रहा है और पावर डिसिपिएट नहीं हुआ। तो बड़े लोगों ने क्या कहा कि आप एक काम करो, आप इसको बोलो दिस करंट इज कॉल्ड, भाई इस करंट को फिर कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो इस करंट को उन्होंने अलग से नाम दे दिया वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट की पहचान क्या हुई, अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं, कि ये जो करंट है आई है, ये पाई बाई टू का फेज बनाएगा, किसके साथ, वी के साथ। ठीक है, तो इस करंट को क्या बोलेंगे हम,
वॉटलेस करंट। ठीक है जी, यहाँ क्या है, आई और वी में फेज डिफरेंस कितना, तो इस करंट को क्या बोला जाएगा, वॉटलेस करंट। अब वॉटलेस करंट को थोड़ा सा अलग से ही मैं डिफाइन करता हूं। इन जनरल देखो जी, अब ये टर्म निकल के आई है तो इसको हम अलग से लिखते हैं, वॉटलेस करंट। तो इन जनरल हम इसको देखते हैं कैसे कि मैंने मान लिया कि भैया कुछ ऐसा है, फेजर से ही हम इसको समझते हैं। मेरे पास ये है, ये मेरा फेजर हो गया, थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूं इसको, और बच्चे ये हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास आई करंट, ये हो गया मेरे पास फाई। ठीक है जी, और ये मेरा है यहाँ पे ई। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि ये इसके साथ करंट कुछ फेज में है। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं, ध्यान से देखना, इसके आप कंपोनेंट करोगे, यानी कि ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा, आई कॉस फाई। ये वाला आई पैरेलल लिख लेते हैं हम इसको, और ये वाला कंपोनेंट होगा इसका परपेंडिकुलर, यानी कि आई परपेंडिकुलर, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी जी, आई साइन फाई। तो वही वाली बात है, मैंने इसको सेपरेट कर लिया दो में, तो यानी कि एक करंट ये हो गया और मैंने दो करंट बना लिए ये। तो अगर आप देख रहे होंगे जो आई परपेंडिकुलर है ये इसके साथ कितना फेज बना रहा है, पाई बाई टू का। तो पाई बाई टू का मतलब है कि ये वाला जो करंट है तुम्हारा, ये वाला जो करंट है, इसको क्या बोलेंगे, पाई बाई टू का फेज बना रहा है, तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड इनएक्टिव कंपोनेंट। मतलब अगर आप इसके लिए पी एवरेज निकाल लेंगे इसके लिए, तो आई परपेंडिकुलर इनटू ई कॉस कितना बनेगा इसके लिए, पाई बाई टू। तो ये कितना बन जाएगा यहाँ, जीरो, पी एवरेज। यानी कि इसके लिए कोई पावर डिसिपिएट नहीं होगी, किस कंपोनेंट के लिए, इस कंपोनेंट के लिए। सेम बात है, अगर ये आई का मतलब आई को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक ऐसे पैरेलल और परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, तो इसके दो हिस्से, तो एक हिस्सा तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ये होता है वॉटलेस करंट, इनएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है जी, तो अब आपको शायद वॉटलेस करंट समझ में आया होगा कि क्या होता है, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो करंट का इनएक्टिव, यानी कि जो पाई बाई टू का फेज बना रहा हो। अब हम थर्ड के तरफ चलते हैं, वोटलेस करंट के बारे में बात होगी, थर्ड वाला चलते हैं जी। तीसरा हम डिस्कस करते हैं आरएलसी सर्किट, सिंपल आरएलसी सर्किट। भाई पहले हमने प्योरली पढ़ा था, फिर आरएलसी, फिर आरएल आरसी, वो तो सेम बात है। तीसरा बस ये, क्योंकि इसमें जेड कंपोनेंट आएगा तो वो सारी बातें यहीं से क्लियर हो जाएंगी। तो पहले जी मैं एक काम करता हूं, पहले मैं बना लेता हूं कंपोनेंट। ये आर एल, ये सी। ठीक है बेटा, अब ये आपने लगाया वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, ये हो गया जी तुम्हारा करंट जा रहा है। अब आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, फेजर बना लेते हैं जी, क्योंकि सारी चीजें हमने फेजर से सीखी हैं। फेजर बना लेते हैं जी। इधर क्या बनाते हैं हम जी, आर, हमें पता है इधर क्या आता है, एक्सएल, इधर क्या आता है, एक्सी। ठीक है जी, अब मैं मान लेता हूं कि ये जो सर्किट है वो इंडक्टिव है। इंडक्टिव का मतलब है कि एक्सएल बड़ा होगा, मैंने केस कौन सा ले लिया, केस ले लिया मैंने एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, यानी कि इंडक्टिव है। तो एक्सएल माइनस एक्सी ये बनेगा। मुझे अगर जेड निकालना होगा तो ये नेट ऐसे आएगा, ये क्या होता है मेरा जेड।
और ये होता है मेरा बच्चे फाई। ठीक है जी। तो मेरा यहाँ कॉस फाई क्या बनेगा? कॉस फाई बनेगा मेरा आर बाई जेड। निकल गई वैल्यू। अब इसके लिए मेरी एवरेज पावर डिसिपिएट क्या बनेगी? पी एवरेज विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई। सर्किट में अगर मेरे पास ये इतना करंट है तो टोटल पावर डिसिपिएट की बात कर रहा हूं मैं। आई इंटू वी, यही तो होता है टोटल पावर डिसिपिएट, यानी कि कितना इसके अक्रॉस कितना लगा हुआ है, ये टोटल आई इंटू वी। अब आई इंटू वी है इंटू कॉस फाई है, तो अगर आप देखोगे तो आई आर वी आर कॉस फाई को लिख देते हैं हम निकाल ही चुके हैं आर बाई जेड। आई आर एम एस वी आर एम एस को क्या लिख सकते हैं हम? आई आर एम एस इंटू जेड इंटू आर बाई जेड। जेड से जेड कट गया, यानी कि आई आर का स्क्वायर इंटू आर। ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेहतरीन बात निकल के आई क्या, कि आप खुद देखो यहां पावर डिसिपिएट का स्क्वायर आर, यानी कि ये बात आपको पहले ही पता थी एक तो, कि एल और सी में नो पावर डिसिपिएट होती है, तो जो पावर डिसिपिएट होगी इसके अक्रॉस ही होगी। क्योंकि आप यहां से भी ये बात कमेंट कर सकते हैं, भाई यहां तो कोई पावर है ही नहीं, कोई लॉस नहीं होगा एल और सी, तो जितना होगा इसके अक्रॉस ही होगा। तो आपका जो ये फॉर्मूला है अब, ये तुम्हारा यूनिवर्सल हो गया एसी के लिए एक तरह से, कि अगर सीरीज में है तो P विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। और डीसी में क्या होता था, आई स्क्वायर आर। बस यहाँ आरएमएस करंट लिखना है। जब आप आरएमएस करंट निकालोगे तो क्या होता है तुम्हारा वीएम डिवाइड बाई जेड। अब जेड आपको हर सर्किट के लिए निकालना आता ही है। ये कब के लिए है? अगर सर्किट में रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अगर खाली एल और सी या एल सी अवेलेबल है तो आपको पता ही है कि कोई पावर का लॉस नहीं होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस कितना बनना है, 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है जी? तो यहां मैं इस बात को लिख भी देता हूं। इस बात को कैसे लिखेंगे हम, कि इवन इन सच केसेस पावर डिसिपिएट विल बी अक्रॉस आर, यानी कि आर के अक्रॉस ही होगा। क्लियर है जी? अब थोड़ा रेजोनेंस की तरफ चलते हैं। आरएलसी है तो रेजोनेंस की बात कर लेते हैं। सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे कैसे बिहेव करेगा देखो जी। कुछ नहीं, बेसिक चीज लिखो आप। रेजोनेंस का मतलब होता है एक्सएल एक्सी के बराबर होना, वीएल वीसी के बराबर होना, और जेड किसके बराबर हो जाना, आर। यही कंडीशन हम पढ़ते हैं। पी लिखो, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। बेसिक बात बिल्कुल, मुझे ये जब सब कुछ भूल जाओ, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई आर कैसे निकालते हैं? आई आर निकालते हैं आपका ये वी आर एम एस डिवाइड बाई जेड, और जेड की वैल्यू किसकी होती है, आर के बराबर। तो यहाँ पे पी कितना हो गया तुम्हारा, आई आर, ये तुम्हारा आ गया, तो आई आर का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, और आई आर ऐसे निकाल लिया। अब दूसरी चीज, जो पी होगा आई वी कॉस फाई। अब तुम्हारा फाई कितना होता है एट रेजोनेंस, 0 डिग्री। तो यानी कि पी कितना आया, आई इंटू वी कॉस 0। ठीक है जी, आई आर है ये मतलब। सो पी एवरेज, ये लिखूं अब मैं ना लिखूं खुद ही समझ जाना, यानी कि आई आर इंटू वी आर। ठीक है जी। और वी आर क्या होता है तुम्हारा, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू जेड, और जेड किसके, आर के बराबर। तो सेम घूम के फिर वही फॉर्मूला आ गया ना जो आपने यहाँ यहाँ था आपके पास, सेम ही तो है। तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल लो, आंसर आपका सेम ही आना है। तो एक अप्रोच तो ये होगी, दूसरी अप्रोच निकालने की ये होगी सर्किट एट रेजोनेंस। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रेजोनेंस पे करंट क्या हो जाता है मैक्सिमम, तो आई स्क्वायर आर। तो आपको बस ये आई स्क्वायर आर या आई वी कॉस फाई से आपको सवाल सॉल्व करना है। क्लियर है? पावर फैक्टर से। अब इसके ऊपर कैसे कैसे, इसके ऊपर सवाल बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। तो इसके ऊपर जो सवाल आते हैं, अब हम वो सवाल के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, पहले हम ये सेकंड करते हैं, फिर फर्स्ट करेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। सवाल पढ़ो जी आप। सवाल क्या रखा है बेटा, एक्सएल गिवन है, एक्सी गिवन है, आर गिवन है,
वोल्टेज गिवन है। और ये क्या है, देखो वी नॉट गिवन है, वी आर एम एस गिवन नहीं है। यही कंफ्यूजन होता है बस इसमें, सर आर एम एस कहाँ आ रहा है, वी नॉट पीक वैल्यू कहाँ आ रही है। भाई जैसा गिवन है वैसा ही है। दे रखा होता, फिर से बताता हूँ, 220 वोल्ट एसी सोर्स मतलब आर एम एस वैल्यू गिवन है। ठीक है, आई आर एम एस निकालना चाहते हो तो वी आर एम एस बाई जेड लिखना पड़ेगा, आई नॉट निकालना चाहते हो तो वी नॉट बाई जेड लिखोगे। दैट्स इट, खत्म, यहाँ बात खत्म हो जाती है बस। अब एवरेज पावर डिसिपिएट, अब आपको दिख रहा है कि मैं अगर इसको देखूं तो एक्सएल विल बी इक्वल्स टू एक्सी, किसकी कंडीशन होती है, रेजोनेंस की। रेजोनेंस पे फाई कितना बनता है, 0 डिग्री, तो पावर क्या आ जाएगी तुम्हारी, आई आर का स्क्वायर इंटू आर। भाई पावर डिसिपिएट तो इसके अक्रॉस ही होगा। ठीक है, यही तो हम पढ़ के आए हैं। आई आर निकालना है तो आई आर निकालना है, मुझे क्या चाहिएगा, आप देखो आई आर, लेकिन मैं क्या निकाल सकता हूँ यहाँ से, आई नॉट बाई वी नॉट बाई जेड, जेड आर के बराबर, यानी कि 100/2, यानी कि 50। अब 50 को आई आर एम एस में कन्वर्ट करना है तो 50/√2। तो ऐसे होता है सवाल, कहाँ आई आर एम एस, अरे जो गिवन है जिससे जो निकलेगा वही तो निकालोगे। अब जो फॉर्मूले में चाहिए वो रखो, यानी कि पी एवरेज कितना आ गया, 50/√2 का स्क्वायर इंटू आर, आर बोले तो 2, यानी कि पी एवरेज विल बी इक्वल्स टू 2500 वाट। योर आंसर। सीधा रख लो, या फिर आपको सोचना है तो ऐसे सोच लो, P विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई क्या हो गया, 0 0, यानी कि कॉस कॉस फाई की वैल्यू 0, यानी कि कितना हो जाएगा 1, यानी कि P एवरेज कितना हो गया, आई आर कितना आया 50/√2, वी आर एम एस कितना है जी तुम्हारा 100/√2। भाई रेजोनेंस पे क्या होगा, जितना ये उतना ही यहाँ ही होगा ना, पीक वैल्यू इसके बराबर ही तो आती है तुम्हारी, क्योंकि वी आर एम एस जो बैटरी का है वो वी आर के बराबर आता है। ठीक है जी, तो ये तुम्हारा 100/√2 हो गया। तो जब आप इसको यहाँ से करोगे तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आने वाला है, 5000/2 विल बी इक्वल्स टू 2500 वाट। आप कैसे भी करो, किसी भी तरीके से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, आई स्क्वायर आर करके निकालोगे तो ज्यादा बेहतर है, सीधा निकल जाएगा। अब आगे चलते, पावर फैक्टर दे रखा हो तो पावर फैक्टर का यूज करना है, जैसे ये वाला तरीका है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं इसमें, देखो सवाल पढ़ो। ये एक एलसीआर सीरीज सर्किट है, तो पहले एक बार एलसीआर बनाओ। ये एल बना लिया जी, ये सी बना लिया बच्चे, ये कुछ ऐसे बनाया है, यानी कि ये 100 ओम, ये तुम्हारा 400 वोल्ट, ये उसके साथ आपने रखा 300 रेडियन पर सेकेंड, और ये एल है, ये सी है। अब कंडीशन पढ़ना शुरू करते हैं, ऐसे दे दिया, इतना दे दिया, खत्म। अब ये कह रहा है व्हेन ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। फेजर बनाओ। इसने क्या किया आपके साथ कि जब खाली, दो कंडीशन गिवन है इस सवाल में, जब खाली आप, यहां क्या होता है बच्चे, आई, जब व्हेन ओनली कैपेसिटेंस इज रिमूव्ड, कैपेसिटेंस गायब है, तो सीधी सी बात है वीएल बचेगा तो यहीं आएगा। तो तुम्हारा क्या दिया इसने कि भैया जो ये है ना, ये तुम्हारा 60, फेज तुम्हारा रह गया 60 डिग्री। ये ई के बीच में, ई क्या होता है यहाँ, आर एम एस वैल्यू होती है, और यहाँ क्या है तुम्हारा, ये वी एल है। ये फेज डिफरेंस इतना आ गया। फिर कहता है ये तुमसे कि अगर आपने इंडक्टर रिमूव कर दिया तो सीधी सी बात है, अब तुम्हारा ई आर एम एस यहाँ आएगा, क्योंकि ये वी आर है, तो वी आर आई, ये तो बनाना आता ही है आपको, और ये क्या होगा, वी सी, और ये तुम्हारा 60 डिग्री है। ठीक है जी, तो यहां से तुम्हारा 1060 निकालोगे तो कितना आएगा, वी एल, वी एल का जगह क्या रख दोगे आप, एक्सएल रख दो, डिवाइड बाई आर कर दो। यहाँ पे भी 1060 डिग्री क्या कर दोगे आप, एक्स सी डिवाइड बाई आर कर दोगे, तो यहाँ से एक्सएल कितना आ गया आपका, √3r, एक्स सी कितना आया आपका, √3r,
यानी कि मैं कह सकता हूं कि एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी, यानी कि किस में है, रेजोनेंस की कंडीशन गिवन है आपको। सर्किट किस में है, ये सर्किट किस में है, रेजोनेंस में गिवन है। ठीक है, द करंट, अब देखो ये कंडीशन देने के बाद, द करंट एंड पावर डिसिपिएट इन एलसीआर सर्किट। तो पावर डिसिपिएट कैसे निकालोगे, पावर डिसिपिएट तो आपको पता ही है, तो P विल बी इक्वल्स टू एवरेज विल बी इक्वल्स टू I। ठीक है जी, अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे किसकी, IR VR cos फाई। अब ये तो तुम्हारा 1 हो गया रेजोनेंस पे, तो IR कितना दे रखा है तुम्हें जी, IR निकालो। यहाँ अगर मैं IR रेजोनेंस पे निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये अब जो ये वैल्यू गिवन है ये VRMS गिवन है बैटरी की, डिवाइड बाई Z, और Z R के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया, 400 डिवाइड बाई 100 विल बी इक्वल्स टू 4 एम्पियर। तो ये RMS वैल्यू आई। अब आपके समझ में आ रहा है, जब RMS गिवन है तो RMS ही तो निकलेगा। पीक गिवन होता, पीक निकलता, RMS में कन्वर्ट कर लेते, जैसे पिछले सवाल में कन्वर्ट किया था। तो IR की वैल्यू बच्चे कितनी आई, 4 इंटू VR की वैल्यू कितनी आई जी बच्चे, VR कहाँ है, अब देखो VRMS, यानी कि VRMS तो तुम्हारा कैसे निकालूंगा भैया, इसके अक्रॉस निकालना है ना, ये देखो I इंटू वी, इसके अक्रॉस, तो I इंटू वी क्या आ गया, खाली पावर डिसिपेट तो इसी के अक्रॉस है ना, तो पावर भी तो वोल्टेज I और V भी तो इसी के अक्रॉस निकालोगे। और मुझे पता ही है रेजोनेंस कंडीशन में आपको याद हो तो VRMS का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। अब ये तो हो गया VL VC तो बराबर होता है रेजोनेंस पे, यानी कि VR बराबर होता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 400, यानी कि आंसर कितना हुआ, 1600 वॉट। ये बहुत फास्ट हो जाता है, ये जो मैंने इतना किया है ना, जब रेजोनेंस की कंडीशन निकली तो इसके बाद तो बच्चा सीधा ही आंसर कर देता है। जैसे 400 तो करंट देख लेगा कितना आया, तो यहाँ से करंट देख लेगा वो कितना आया, 4 एम्पियर, तो आई स्क्वायर आर, यानी कि 4 चौक 16 गुना 100, सीधा 1600 वॉट, और 4 एम्पियर उसने निकाल ही लिया। तो ऐसे करके निकल जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस उसने निकाल ही लिया, एक बार उसके पास करंट आ गया। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर, क्योंकि मुझे पता है इसी के अक्रॉस तो लॉस होगा, यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है सर्किट में। तो या तो फेजर से करो, कोस फाई ऐसे बनाओ, नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हो। कैसे, देखो मैं वो लिख देता हूँ। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका मुझे पता है, P एवरेज विल बी इक्वल्स टू आई आर का स्क्वायर इंटू आर। आई आर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर इंटू 100 विल बी इक्वल्स टू 1600 वॉट। एक ये तरीका है, आई स्क्वायर आर कर लो, आई वी कॉस फाई, आना बात सेम ही है। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। यहाँ पे आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखो जी, इस सवाल में आ जाते हैं, ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। मुझे गिवन है ओमेगा की वैल्यू गिवन है, LCR सर्किट गिवन है, इसने कह दिया कि पावर फैक्टर ऑफ सर्किट दिस, यानी कि मुझे गिवन है cos फाइव विल बी इक्वल्स टू 1/√2, यानी कि मुझे गिवन है फाइव विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। लेकिन मजेदार बात यह है, कैपेसिटेंस तो निकालना है, करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, क्योंकि इसमें तो दो चीजें होती हैं, इफ XL इज ग्रेटर देन XC, ठीक है, तो वोल्टेज लीड करता है। इफ XL इज लेस देन XC, तो आपको पता है ना नीचे बन जाता है, तो वोल्टेज लीड करता है। तो फिर कौन सा बनेगा, तो यहाँ दो सिचुएशन है, मुझे यहाँ गिवन नहीं है कोई भी, तो मैं दोनों सिचुएशन मान के और तब सवाल सॉल्व करूंगा। ठीक है ना, तो दोनों सिचुएशन के हिसाब से क्या है, एक बार बना लेता हूं मैं, फेज ही बना लेता हूं मैं, सॉरी फेजर, आप फेजर बना लो। देखो, समझोगे, समझने के बाद सवाल आप खुद ही फास्ट बना दोगे। अब कंडीशन क्या है कि या तो ये यहां हो, एक कंडीशन तो यहां है, एक कंडीशन ये है। अब ये क्या क्या बना दिया जी सर आपने, भैया एक्सएल एक्सी को तो आप जानते हो, तो ये बन गया आपका एक्सएल माइनस एक्सी। तो एक तो फेज ये बन जाए और ये आर, या फिर एक फेज क्या बन जाए, ये एक्सी माइनस एक्सएल। भाई एक्सी भी तो बड़ा हो सकता है ना, तो या तो तुम्हारा यहाँ क्या होता है, करंट होता है, आपको याद हो तो या तो करंट लीड कर रहा हो या वोल्टेज, दोनों की तरफ फाई तो बन ही सकता है। तो अब मुझे तो पता नहीं है कौन सी कंडीशन है, तो अब मैं यहां से इसी बात का यूज करूंगा। ठीक है, यहां से मुझे आर की वैल्यू मेरे सवाल में गिवन है 10 ओम, और एक्सएल विल बी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू 100 गिवन है,
इंटू 0.1 विल बी इक्वल्स टू 10 ओम। यहाँ से आ जाओ पहली कंडीशन से, तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 10 फाई विल बी इक्वल्स टू एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं 10 फाई विल बी इक्वल्स टू एक्सी माइनस एक्सएल बाई आर। अब 3 नॉन है, एक अननोन है एक्सी, तो एक्सी निकालना है, फिर ओमेगा इंटू सी करके 1/ओमेगा सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से करो 1045 की वैल्यू 1, यानी कि एक्सएल माइनस एक्सी विल बी इक्वल्स टू आर, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, फाई कितना हो गया 45, तो ये 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है जी। अब मज़ेदार बात देखना, यहाँ से क्या आएगी, एक्सी निकालना है ना, तो एक्सी विल बी इक्वल्स टू एक्सएल माइनस आर। ये दोनों तो बराबर हैं, तो एक्सी की वैल्यू आएगी 0, तो इसका मतलब ये तो हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। यानी कि ये वाली कंडीशन जो हमने मानी है ये नहीं है। अब इसको देख लेते हैं, यही पाएगी जरूर, एक नहीं है तो एक तो पाएगा ही। यानी कि अगेन एक्सी माइनस एक्सएल विल बी इक्वल्स टू आर, यानी कि एक्सी विल बी इक्वल्स टू एक्सएल प्लस आर, यानी कि एक्सी विल बी इक्वल्स टू 2r, यानी कि एक्सी विल बी इक्वल्स टू 20। तो अगर एक्सी की वैल्यू 20 आ गई तो एक्सी विल बी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, यानी कि सी विल बी इक्वल्स टू 1/100 इंटू 20। तो ये कितना बन जाएगा जी, 10⁻³ इंटू 0.5 फेराड, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 500 माइक्रो फेराड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हर चीज आपको, अगर आपको तमीज से आता है फेजर, क्योंकि अगर ये बोल देता मुझे कि पावर फैक्टर इतना है और करंट लीड कर रहा है, तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना। अगर ये सवाल कुछ ऐसा होता कि यहाँ पे, और ये सवाल में ये और ऐड होता कि करंट लीड्स द वोल्टेज, ऐसे करके कुछ गिवन होता, तो मुझे सोचना ही नहीं पड़ता इस कंडीशन के बारे में, फिर मैं आराम से ये सवाल बना देता। लेकिन इसने तुम्हें बाकायदा कि बच्चे को दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या उसको सही में आता भी है फेजर बनाना, कंडीशन सोचना आता भी है कि फाई चलो ठीक है। क्योंकि अगर वो मान लो यहाँ सी ना होता और फिर पावर फैक्टर दे दे, फिर तो आपको पता ही है कि यही बनने वाला है। ठीक है, यहाँ एक्सएल बनेगा, यहाँ आर बनेगा, तो फिक्स ही है। आर सी में भी फिक्स है, दो कंडीशन आती कहाँ है, आर एल सी में। तो इसलिए हर एक बात आपको डीपली सोचनी आनी चाहिए। अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप आर एल सी का, स्पेसिफिकली इसीलिए मैंने लेक्चर अलग अलग बनाए हैं, आप आर एल सी का लेक्चर अलग से जाकर देख सकते हो, ताकि कोई दिक्कत, आपकी दिक्कत जो आ भी रही है वो क्लियर हो जाए, दो कंडीशन कैसे बनी, क्या हुआ। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब भैया ये देखो, ध्यान से पढ़ो, ये बड़ा अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। ये कह रहा है कि ये बॉक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट है मुझे नहीं पता, लेकिन पावर फैक्टर 0.5 है, इतना मुझे पता है। फिर कह रहा है अगर मैं सर्किट की बात करूं, सारे सर्किट को जोड़ दूं, तो उसका पावर फैक्टर सर्किट का √3/2 है, इसका 0.5, यानी कि इसका पावर फैक्टर 1/2 है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये कह रहा है कि करंट जो है ना वो लीड कर रहा है वोल्टेज से, करंट जो वोल्टेज से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यहां से मुझे एक चीज पता चल गई, अगर ये पावर फैक्टर है तो यहां या तो आर एल सी मान लो, इन जनरल मान लो, नहीं तो अगर मैं आर सी भी मान लूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर सी में करंट लीड करता है। या फिर मुझे आर एल सी का कौन सा लेना पड़ेगा, एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। तो इसके अंदर ये दो दो पॉसिबिलिटी है। तो मुझे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ बॉक्स निकालना है, यानी कि आर अगर मैं सी मान लूं, ठीक है जी, तो मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं इस बॉक्स के अंदर जो एलिमेंट है वो आर है और सी है। ठीक है जी। तो अब हम यहां से करना शुरू करते हैं। पहली चीज पावर फैक्टर कितना दे रखा है बॉक्स का, यानी कि कॉस फाई। अगर मैं ये बनाऊंगा, फेजर बना लो आप थोड़ा, क्योंकि फेजर बना के आपके है ना हमेशा बातें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। ऐसे बना लिया, करंट क्या कर रहा है बच्चे, लीड कर रहा है, तो आपने ऐसे बनाया, ये बनाया, तो आपको पता है कि यहाँ आर आएगा, ये एक्सी होगा, और ये आपका जो भी फाई एंगल ये बॉक्स के लिए है। ठीक है जी, फाई 1 मान लिया, तो यहाँ से कॉस फाई वन, सॉरी कॉस फाई वन कह रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 10 फाई 1 विल बी इक्वल्स टू एक्सी बाई आर। और मुझे पता है कॉस फाई 1 कितना दिया ना, 0.5, यानी कि 1/2, यानी कि फाई 1 विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है जी। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 1060, यानी कि √3 विल बी इक्वल्स टू एक्सी बाई आर। इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड की बात करते हैं, जब ये टोटल सर्किट की बात कर रहा है, अगर मैं टोटल सर्किट की बात करूं तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया और एक रेजिस्टेंस ये हो गया।
तो यहाँ जब आप बनाओगे आपका फेजर, तो टोटल सर्किट के लिए बनाना पड़ेगा। अब मैं किसके लिए बना रहा हूँ बच्चे? सर्किट के लिए। अब सर्किट में भी क्या कर रहा है तुम्हारा? करंट लीड कर रहा है, करंट लीड करेगा, सीधी सी बात है, अभी भी आरसी सर्किट ही है। तो ये तुम्हारा, ये मान लिया मैंने फाई 2 आ गया, और ये अगेन तुम्हारा क्या है? एक्सी। लेकिन ये तुम्हारा अब आर की जगह R+10 हो गया, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर, तो ये तो बॉक्स के लिए तो ये बना दिया, ठीक है, यहाँ तो खाली आर था। लेकिन अगर मैं इस पूरे सर्किट की बात करूंगा तो 10+R लिखोगे ना। अब इस, ये रेजिस्टेंस है और ये दोनों को ऐड करोगे टोटल रेजिस्टेंस, तो और मुझे आर की वैल्यू निकालनी है। तो अगर यहाँ से देखो आप cos फाई 2 आपको गिवन है, cos फाई 2 यहाँ cos फाई 2 कितना गिवन है आपको? √3/2, यानी कि फाई 2 विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आप क्या लिखोगे यहाँ? 10 फाई 2 विल बी इक्वल्स टू XC अपॉन R+10, इक्वेशन नंबर 2। यानी कि 10 फाई 2 कितना हो जाएगा? 10 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू होती है फाई 2 की, 1/√3 विल बी इक्वल्स टू XC/R+10, इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो 1/2, डिवाइड करते ही आपको आंसर पता चल जाएगा, यानी कि √3 डिवाइड बाई 1/√3 विल बी इक्वल्स टू XC/R अपॉन XC/R+10। कट गया, तो यहाँ से आ गया जी R+10 डिवाइड बाई R। ठीक है जी, इसकी ऊपर चला गया, इसकी गुना यहाँ होगी, इसकी अब ऊपर हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा जी यहाँ? 3। यानी कि कितना निकल के आया तुम्हारा? R+10 विल बी इक्वल्स टू 3R, यानी कि 2R इज इक्वल्स टू 10, यानी कि R विल बी इक्वल्स टू 5 ओम। तो जो बॉक्स का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया वो कितना आया तुम्हारा? 5 ओम। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी। तो ये सोचना इसमें कौन सा एलिमेंट होगा, कितना है, लीड कर रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके लिए आपको फेज समझ में आना चाहिए। उसके लिए मैंने जो RLC सर्किट में फिर कहूंगा, आप वापस जाके एक बार वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपको और बेहतर तरीके से RLC सर्किट क्लियर हो जाए। वो मैंने सेपरेट ही अलग वीडियो बना रखा है, और वो बहुत ही काम का वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है। उससे आपको पूरा चैप्टर ही क्लियर हो जाएगा। अब देखो इस पे आ जाते हैं। XL इज इक्वल टू 3R दे रखा है, तो लिख लो जी यहाँ पे XL इज इक्वल टू 3R दे दिया आपके। अब ये कह रहा है कि नाउ ए कैपेसिटर XC इज इक्वल टू 2R इज एडेड इन सीरीज, द रेशियो ऑफ न्यू टू ओल्ड पावर फैक्टर। तो फिलहाल पावर फैक्टर कितना है? cos फाई 1 विल बी इक्वल टू क्या होता है जी? R/Z। Z कितना है यहाँ? सीधा लिखो अब, R अपॉन इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? 9R² प्लस R का स्क्वायर, यही तो बनेगा ना, इसका अंडर रूट। तो ये कितना हो जाएगी? R/√10R। कट गया, यानी कि cos फाई 1 पावर फैक्टर कितना आ गया? ओल्ड वाला, ओल्ड वाला कितना है जी? 1/√10। पहली चीज आ गई। दूसरी चीज करते हैं जी न्यू वाले में। अब न्यू वाले में जब Z निकालोगे तो कैसे निकालोगे? R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो Z निकालो कितना है जी? R का स्क्वायर प्लस 3R माइनस 2R, R का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू √2R। अब जी cos फाई 2 देख लो, ये पावर फैक्टर होगा न्यू वाला, तो ये कितना हो जाएगा? R/Z, यानी कि √2R, यानी कि 1/√2। रेशो किसका लेना? न्यू टू ओल्ड, 1/√2 डिवाइड बाई 1/√10, √10/√2, यानी कि √5। C विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके चीज क्लियर हुई होगी, पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो cos फाई निकालना है, cos फाई की वैल्यू R/Z होती है। Z आपको निकालना आती है क्योंकि आपको पहले सिखाया गया है। अब आखिरी सवाल, और ये बहुत अच्छा सवाल है। ये आपको क्या कह रहा है? देखो यहां से आपको जो भी मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही, वो वाली चीजों का हम यूज करते हैं। ए रेजिस्टेंस ड्रॉन अ पावर P व्हेन कनेक्टेड टू एन AC सोर्स, यानी कि P विल बी इक्वल्स टू हो गया, P विल बी इक्वल्स टू IRMS का स्क्वायर इनटू R। क्लियर है जी? अब क्या हुआ, एक इंडक्टर प्लेस किया, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा इस सिचुएशन में? जो फर्स्ट कंडीशन है, यहाँ जो Z है तुम्हारा, वो किसके बराबर है? R के बराबर है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ खाली क्या कनेक्टेड है? प्योर रेजिस्टिव है। प्योर रेजिस्टिव यानी कि Z किसके बराबर है? R के बराबर। अब आपने इंडक्टर लगा दिया सीरीज में विद रेजिस्टेंस, यानी कि अब आपने क्या किया? आपने कुछ ऐसा कर दिया, R और L लगा दिया। ठीक है जी, सच दैट इंपीडेंस ऑफ द सर्किट बिकम्स Z। इंपीडेंस कितना हो गया? Z हो गया। सीधी सी बात है भैया, Z हो जाएगा। अब Z इज इक्वल टू R तो रहेगा नहीं,
Z हो गया इम्पिडेंस, ठीक है। और इसको इम्पिडेंस की वैल्यू यहाँ ये Z डैश कर लो, यहाँ Z डैश इम्पिडेंस की वैल्यू R के बराबर है, तो यहाँ Z हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Z इज इक्वल टू R पहली कंडीशन के हिसाब से। अब आपको बताना है द पावर ड्रॉन विल बी, यानी कि इसके लिए पावर ड्रॉन बताना है, यानी कि पी एवरेज मुझे तो एक ही बात पता है कि आई आर का स्क्वायर इंटू आर, इसी के अक्रॉस ड्रॉप होगा, दैट्स इट। और पावर जो ड्रॉन आनी है, यानी कि जो डिसपिएट होनी है, वो इसी के अक्रॉस होनी है, तो यही होगा। तो मुझे इतना ही पता है, तो मुझे यहाँ आई आर निकालना है। तो इस सर्किट के लिए जो आई आर की वैल्यू होगी आर एम एस, वो कैसे होगी, कैसे निकालोगे आप आई आर एम एस की वैल्यू? आई आर विल बी इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा जी वी आर बाई जेड। इतना तो आता ही है, ठीक है जी। और यहां तुम्हारा जो हो जाएगा P विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई आर यहाँ क्या आएगा जी तुम्हारा वी आर बाई जेड, जेड की वैल्यू आर के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा वी आर का स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कट गया, तो वी आर का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये P हो गया। वैल्यू पुट करो, यानी कि P एवरेज विल बी इक्वल्स टू वी आर का स्क्वायर इंटू आर। अब मुझे कैंसिल करना है, वी आर यहाँ से गायब करना है, तो वी आर का स्क्वायर की जगह में P इंटू आर रख सकता हूँ, यानी कि P एवरेज विल बी इक्वल्स टू P इंटू आर फ्रॉम इक्वेशन 1, P इंटू आर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर इंटू आर, यानी कि P एवरेज क्या आ गया, P आर बाई जेड का स्क्वायर आंसर, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट। तो घबराने की कोई जरूरत है ही नहीं, जो बेसिक है वही सीखो, आई आर स्क्वायर इंटू आर। आई आर कैसे निकालते हैं हम, वी आर बाई जेड, यहाँ जेड जेड हो गया, ये पहले वाली कंडीशन थी जब जेड के बराबर आर के बराबर था, तो यहाँ से वी की फॉर्म में लिख लिया मैंने। भाई एसी सोर्स तो सेम ही रहा ना, जो वी आर लगा रखा है तुमने, ये तो वी आर ही रहेगा ना, ये थोड़े ना आप चेंज कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, पहले ये नहीं था, बाद में ये आ गया, तो बताओ पावर डिसिपेशन कितना होगा। तो सीधी सी बात है, करंट तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, Z तुम्हारा इंक्रीज होगा तो करंट तुम्हारा डिक्रीज ही तो होगा। तो पावर डिसिपिएशन, अगर करंट डिक्रीज होगा, आपसे कोई पूछने लगे भाई पावर डिसिपिएट अब क्या हुआ, तो P इज इक्वल्स टू आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। अरे आई आर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो पावर डिसिपिएट डिक्रीज हो गया। ऐसे भी सवाल आते हैं, तो आपको हर तरह का सवाल का जवाब देना आना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पावर के ऊपर, पावर फैक्टर के ऊपर यहाँ बहुत सारी चीजें जो थी वो खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम LCR सर्किट और चौक कॉइल, ये सब बातें डिस्कस करेंगे, और ट्रांसफार्मर। तो अभी के लिए मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और सवाल सॉल्व करें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा बेहतर है।